वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। टू शुरू करती है आज की वीडियो। एपिसोड 28 नील गुफा की पुकार। अंश की आंखें खुली तो उसके शरीर में एक झंझनाहट सी दौड़ गई। मांस से जली हुई उसकी देह राख में लिपटी थी, पर अब उसमें कुछ हरकत हो रही थी। उसने करवट ली, गहरी सांस ली और अपनी फटी फटी आंखों से ऊपर की छत को देखा। तारांकन, मैं कहाँ हूँ? तारांकन, उसने बमुश्किल कहा और सिर पकड़ लिया। सिर में भारीपन था, जैसे कोई स्मृति भीतर फंसी हो और बाहर आने को तड़प रही हो। गुफा की दीवारों पर नीली रोशनी हल्के हल्के थिरक रही थी। वह चारों ओर देखने लगा। गुफा गहरी थी और उसमें एक शांति थी जो डरावनी भी थी और मोहक भी। तारांकन, तो तुम जग गए। तारांकन, एक धीमी गूंजती आवाज गुफा में तैरती हुई आई। यह आवाज जैसे वक्त से बाहर की थी, न नर की न नारी की, सिर्फ एक ऊर्जा थी। अंश चौंका और आवाज की दिशा में देखा। धीरे धीरे परछाइयां खिसकने लगीं। पत्थर की दीवारों से एक आकृति उभरी, झुकी कमर, सफेद झुलसी हुई जटाएं और हाथ में लकड़ी की एक टेढ़ी लाठी। वह बूढ़ी औरत थी, वही जिसने अंश के शरीर को छूकर उसे क्षणिक शक्तियां दी थीं। तारांकन, तुम। तारांकन, अंश फुफकारते हुए बोला। उसकी सांस तेज हो चली थी। तारांकन, अगर तुम इतनी शक्तिशाली थी। तारांकन, वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, घुटनों में दर्द से कराहता हुआ। तारांकन, तो तुमने हमारी मदद क्यों नहीं की? तुमने मेरे पिता को मरने दिया, मेरी माँ को, मेरे भाई को। तारांकन, उसकी आवाज कांपने लगी थी, गुस्से और दुख के संयोग से। बूढ़ी औरत चुप रही। उसकी आंखें अंश की आंखों में सीधे देख रही थीं। उसमें कोई भय नहीं था, कोई अपराधबोध भी नहीं। तारांकन, क्यों चुप हो? जवाब दो। तारांकन, अंश चीखा। उसका हाथ हवा में उठा और उसकी हथेली से नीली चिंगारियां निकलने लगीं। गुफा की दीवारों पर बिंब थरथराने लगे। तारांकन, अगर तुम चाहती तो सब बच सकते थे। तारांकन, बूढ़ी औरत ने लाठी जमीन पर टप टप कर 2 बार मारी। तारांकन, तुम अब भी नहीं समझे। अंश। तारांकन, उसकी आवाज में न दुख था न सहानुभूति। तारांकन, मैंने तुम्हें बचाया इसलिए नहीं कि तुम्हें शक्ति चाहिए थी, बल्कि इसलिए कि शक्ति को तुम्हारी जरूरत थी। तारांकन, अंश से कपकाया। उसकी मुट्ठियां धीमी हुईं। उसने पूछा, तारांकन, क्या मतलब? तारांकन, बूढ़ी औरत आगे बढ़ी। दीवारों पर नीली लपटें और तेज चमकने लगीं, जैसे पत्थरों की नसों में कोई रहस्य बह रहा हो। तारांकन, नील पत्थर की शक्ति तुम्हें इसलिए नहीं दी गई कि तुम बदला लो, बल्कि इसलिए कि तुम वह बन सको जो बनने के लिए तुम जन्मे थे। ये शक्ति तुम्हारी नहीं, ये तुम्हारे भीतर छुपे उस सत्य की झलक है जिसे तुमने स्वयं भुला दिया। तारांकन, तारांकन, मैंने कुछ नहीं भुलाया। तारांकन, अंश धीमे स्वर में बोला। तारांकन, मुझे कुछ याद ही नहीं है। तारांकन, बूढ़ी औरत की आंखें एक क्षण के लिए स्नेह से भर उठीं। तारांकन, क्योंकि तुमने सब कुछ त्याग दिया था, अपने नाम, अपनी पहचान, अपने अतीत को। और अब समय है उस स्मृति की वापसी का। तारांकन, गुफा की छत से एक पत्थर टूटकर नीचे गिरा और जमीन से टकराते ही नीले प्रकाश की लहर फैल गई। अंश पीछे हट गया। तारांकन, क्या हो रहा है? तारांकन, उसने घबराते हुए पूछा। तारांकन, तुम्हारी आत्मा की सीढ़ियां उतर रही हैं। अंश, नील पत्थर तुम्हें पुकार रहा है। ये गुफा कोई साधारण जगह नहीं, ये तुम्हारे भीतर का प्रवेश द्वार है। और जो कुछ भी तुम जानना चाहते हो, सब यही है। पर तारांकन, बूढ़ी औरत रुकी। तारांकन, पर क्या? तारांकन, अंश की आवाज में बेचैनी थी। तारांकन, एक बार जब सत्य तुम्हारे सामने आएगा, तुम कभी पहले जैसे नहीं रह सकोगे। तारांकन, गुफा की दीवारें अब चमकने लगी थीं। उन पर चित्र उभर रहे थे, युद्ध, अंधेरा, एक सिंहासन और एक बालक जो समय को मोड़ता है। तारांकन, ये कौन है? तारांकन, अंश ने फुसफुसाया, हाथ से एक चित्र की ओर इशारा करते हुए, जिसमें एक बालक एक राक्षस से लड़ रहा था। उसके हाथ में वही एक काली तलवार थी। बूढ़ी औरत पीछे हट गई। उसकी परछाई दीवार पर फैल गई। तारांकन, वह तुम हो। अंश, तुमने समय को पलटा था। तुम मृत्यु का राजा थे। तुमने अपने साथियों को बचाने के लिए अपना सब कुछ खो दिया। और फिर जब समय ने तुम्हें दोबारा जन्म दिया, तुम्हें अपना अतीत भूलना पड़ा, ताकि तुम फिर से चुन सको अपना पुराना बदला या पुनर्जन्म। तारांकन, अंश की आंखें फैल गईं। तारांकन, मैं मृत्यु का राजा। तारांकन, एक गूंगी चुप्पी गुफा में फैल गई। तारांकन, तुमने अपने पिता को खोया, माँ को, भाई को, बहन को, अब भी दुश्मन के चंगुल में है। मगर ये लोग तुम्हारे कोई नहीं लगते। किंग ऑफ डेथ। जब ने किंग ऑफ डेथ सुना तो उसे कुछ अलग महसूस हुआ। ये सब बकवास है, वो मेरा परिवार था, और मैं अपने परिवार वालों की मौत का
बदला लूंगा। इस समय अंश के चेहरे पर अगल भाव था बदला लेने का। इस पर उस बूढ़ी ने कहा, अगर तुम यही चाहते हो कि यह सब कुछ सिर्फ बदले की आग में जल जाए, तो तुम वही बनोगे जो तुम कभी थे, एक विनाश का देवता। तारांकन, तारांकन, और अगर नहीं। तारांकन, अंश की आवाज एक फटी हुई उम्मीद की तरह निकली। तारांकन, तो तुम वह बनोगे जो इस धरती को नई दिशा देगा, जिससे नील शक्ति फिर से संतुलन में आएगी। तारांकन। अंश चुप हो गया। वह गुफा के केंद्र में जा बैठा, अपने घुटनों के बल। उसकी सांसें तेज थीं, पर अब उसका मन शांत होने लगा था। तारांकन, क्या मेरी बहन अब भी जिंदा है? तारांकन, तारांकन, हाँ, तारांकन, बूढ़ी औरत बोली। तारांकन, पर ज्यादा समय नहीं बचा। दुश्मन नील गुफा के रहस्य को भांप चुका है, और यदि तुम नहीं उठे, तो वो इस शक्ति का इस्तेमाल करेंगे इस धरती को निगलने में। तारांकन। गुफा की दीवारें अब पूरी नीली थीं, जैसे अंश के भीतर की यादें उनके अंदर समाई हों। तारांकन, तो मुझे क्या करना होगा? तारांकन, अंश ने पूछा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। ये पहली बार था जब उसका चेहरा मुलायम दिखा। तारांकन, नील पत्थर को अपने भीतर बुलाओ, खुद को स्वीकार करो, और फिर बाहर जाकर अपने लोगों को बचाओ। पर याद रहे, ये शक्ति तुम्हें तब तक मिलेगी जब तक तुम अपने भीतर की करुणा को जीवित रखो, वरना ये शक्ति तुम्हें खा जाएगी। तारांकन। अंश की आंखें बंद हो गईं। उसने लंबी सांस ली। नीली लहरों ने उसे घेर लिया। कुछ क्षणों बाद जब उसने आंखें खोली, उसकी आंखों में नीली आग थी। वह अब पहले जैसा नहीं था। योजक चिन्ह। तारांकन जारी रहेगा। तारांकन। गुफा की नीली लहरें शांत होने लगी थीं। अंश की आंखें अब स्थिर थीं, पर उनमें कोई आम इंसानी चमक नहीं बची थी। वे आंखें अब किसी और की थीं, किसी ऐसे की जिसने मृत्यु को छू लिया हो और फिर वापस लौटा हो। बूढ़ी औरत उसे ध्यान से देख रही थी। तारांकन, तुम तैयार हो? तारांकन, वह धीमे स्वर में बोली। तारांकन, पर यह यात्रा अभी शुरू हुई है अंश। अब तुम सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे, अब तुम्हारा हर कदम इस धरती की दिशा तय करेगा। तारांकन। अंश बिना कुछ कहे गुफा की ओर बढ़ा, पत्थरों के बीच से निकलते हुए जैसे उसकी देह हवा में तैर रही थी। उसका शरीर अब भी जख्मी था, लेकिन उसके चारों ओर एक हल्की नीली आभा लहरा रही थी, जो उसे संभाले हुए थी। गुफा के बाहर अंधकार था। राख की परतें जमीन पर बिछी थीं। चारों ओर युद्ध के चिन्ह फैले थे, जली हुई झोपड़ियां, कटे हुए पेड़ और कुछ झुलसी हुई लाशें। ये दृश्य उसे भीतर तक तोड़ गया। तारांकन, तुम सबके लिए आया हूं। तारांकन, अंश ने धीमे से कहा, पर उसका स्वर हवा में गूंज गया। उसने कदम आगे बढ़ाया। जिन सैनिकों ने गांव पर हमला किया था, उनके शिविर की ओर शिविर दूर गांव में दुश्मनों के कुछ सैनिक अब भी खोज कर रहे थे। नील गुफा की खोज अधूरी थी और उनमें बेचैनी थी। तभी एक सैनिक ने हवा में कुछ महसूस किया। वो पलटा और उसकी आंखें अंश पर जा टिकीं। तारांकन, वो वही लड़का। तारांकन, उसने चीख कर कहा। तारांकन, जो मर गया था। तारांकन। बाकी सैनिक चौंक गए। उनके बीच सन्नाटा फैल गया। तारांकन, क्या सच में? तारांकन, एक सैनिक ने कहा। तारांकन, ये संभव है। तारांकन, पर जवाब में अंश ने कुछ नहीं कहा। वह बस आगे बढ़ा, बिल्कुल शांत। तारांकन, मार डालो इसे। तारांकन, एक कप्तान चिल्लाया। 3 सैनिक तलवारें खींचकर उसकी ओर बढ़े। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था, आखिर उनके पास जादुई कवच थे, और अंश बस एक बच्चा ही तो था। पर जब पहला सैनिक अंश के पास पहुंचा और तलवार चलाए, अंश ने बस एक हाथ उठाया। तारांकन, बूम। तारांकन। हवा में एक नीली चिंगारी चमकी और सैनिक हवा में उछलकर 30 फीट दूर जा गिरा। उसकी देह पत्थर से टकराए और वही निढाल हो गई। बाकी 2 रुक गए। तारांकन, ये क्या शक्ति है? तारांकन। अंश के चेहरे पर अब भी कोई क्रोध नहीं था। उसकी आंखें बस देख रही थीं, जैसे हर चीख, हर मौत की स्मृति उसके भीतर पत्थर बन चुकी हो। तारांकन, तुम लोगों ने मुझे तोड़ दिया। तारांकन। अंश बोला। तारांकन, पर अब मैं टूटकर बिखरने नहीं आया, मैं टूटकर संवरने आया हूं। तारांकन। दूसरे 2 सैनिकों ने साथ में हमला किया, पर इस बार अंश ने अपने दोनों हाथ उठाए। उसके शरीर के चारों ओर नीली बिजली की रेखाएं घूमने लगीं। हवा में तेज सनसनाहट गूंजी। तारांकन, चटाक। तारांकन। एक नीला गोला बना और सामने की जमीन को फाड़ता हुआ आगे बढ़ा। सैनिक चीखते हुए उड़े और टकराकर गिर पड़े। पीछे खड़ा कप्तान अब डर से कांपने लगा। तारांकन, तुम इंसान नहीं हो। तारांकन। तारांकन, मैं वही हूं जो तुमने बनाया है। तारांकन। अंश की आवाज गूंज रही थी। तारांकन, मुझे अपना परिवार याद है। मुझे मेरी माँ की चीख याद है। और अब मैं नहीं रुकूंगा। तारांकन। कप्तान भागने की कोशिश करने लगा,
पर अंश ने एक इशारा किया और जमीन से एक नीली बेल उभरी जो जाकर उसके पैरों में लिपट गई। कप्तान जमीन पर गिर पड़ा। तारांकन, तुम्हारे जैसे लोग समझते हो कि डर सब पर राज करता है, पर अब डर तुम पर राज करेगा। तारांकन, अंश ने हाथ बढ़ाया और नीली बिजली की पतली धार से उस कप्तान को निढाल कर दिया। वह बेहोश हो गया, उसके कवच जलने लगे। अब पूरा गांव शांति में था। अंश ने गहरी सांस ली, पर तभी दूर से एक और आहट आई। दुश्मन की एक और टुकड़ी आ रही थी और उनके साथ एक कैदी मिया। तारांकन, अंश की आंखें जल उठीं। वो दौड़ पड़ा। योजक चिन्ह। शिविर में मिया को जंजीरों में बांधकर आगे जाया जा रहा था। उसके चेहरे पर खून की बूंदें थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वह चमक थी, वही करुणा, वही साहस जो उसकी मां की आंखों में हुआ करती थी। तारांकन, चलो। तारांकन, एक सिपाही चिल्लाया, उसे धक्का मारते हुए। मिया लड़खड़ा गई, पर फिर संभल गई। तारांकन, तुम लोग जो कर सकते थे कर चुके। तारांकन, मिया ने फुफकार कर कहा। तारांकन, अब डरने की बारी तुम्हारी है। तारांकन, तारांकन, तू क्या करेगी? तारांकन, एक सिपाही हंसा। तारांकन, तू एक बच्ची है। तुझे बस इसलिए जिंदा रखा गया क्योंकि हमारे स्वामी ने कहा तेरे भीतर कुछ है। तारांकन, पर उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक तीव्र नीली चमक हवा में फैली। तारांकन, क्या था वो? तारांकन, सिपाही चौंका। दूसरी दिशा से तेज कदमों की आहट आए। सारे सैनिक एक साथ पलटे। तारांकन, वो फिर से जिंदा हो गया है। तारांकन, किसी ने चीख कर कहा। तारांकन, अंश। तारांकन, मिया ने पुकारा। अंश एक नीली अग्नि की तरह आगे बढ़ रहा था। उसका चेहरा धूल और राख से भरा था, पर उसकी चाल में वो दृढ़ता थी जो मौत को भी डिगा दे। सैनिक एकजुट हो गए। तारांकन, घेर लो। तारांकन, पर अंश ने अपना हाथ उठाया। नीले पत्थर की ऊर्जा उसकी हथेली में एकत्र हुई, बिजली की रेखाओं की तरह घूमती हुई। तारांकन, मिया। तारांकन, उसने कहा। तारांकन, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। तारांकन, और फिर तारांकन, धड़ाम। तारांकन, अंश की हथेली से एक नीला विस्फोट निकला। एक विशाल ऊर्जा तरंग सैनिकों को उड़ा ले गई। कई जमीन पर गिरे, कई जड़ से कटे पेड़ों से टकराए। मिया की जंजीरें खुद ब खुद पिघलने लगीं। वह दौड़कर अंश के पास आए। तारांकन, भैया। तारांकन, अंश ने उसे गले से लगा लिया। तारांकन, अब कोई नहीं बचेगा जिन्होंने हमारा सब कुछ छीना। तारांकन, योजक चिन्ह। गांव के कुछ बचे कुचे लोग अब गुफा की ओर खींचे चले आ रहे थे। क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए रीबर्थ डेमन टू ह्यूमन के साथ। एपिसोड 29, नीले तूफान की वापसी। गांव के एक टूटे हुए चबूतरे पर खड़ा वोमेरिक अपने भारी तलवार की नोक जमीन में गाड़े हुए कुछ सोच रहा था। नरसुर पास ही बैठा था, उसकी आंखें आधी बंद थीं, पर हर बात पर सजग। गांव की सड़कें अब खून से रंग चुकी थीं और जली हुई झोपड़ियों से धुआं निकल रहा था। तभी कुछ सिपाही हौंफते हुए उनके पास पहुंचे। स्वामी, एक ने झुककर कहा, शिविर पर हमला हो गया है। नरसुर की आंखें तुरंत खुल गईं। किसने किया हमला? तारांकन, उसकी आवाज में वही शैतानी कंपन था जो मौत के पहले हवा में भर जाता है। वो लड़का अंश। सिपाही कांपते हुए बोला, उसने हम पर बिजली जैसी गति से हमला किया। हम में से बहुत से मारे गए, और उस छोटी लड़की को भी उसने हमसे छीन लिया। वोमेरक का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। उसकी आंखों की रेखाएं सख्त हो उठीं। वो धीरे से बोला, मरा नहीं था वो। नरसुर उठ खड़ा हुआ। मैंने खुद उसे देखा था, जलता हुआ, टूटता हुआ। कैसे जिंदा है वो? वोमेरक की आंखों में अचानक एक चमक थी। नील पत्थर। उसने नील गुफा से शक्ति पा ली है। ये वही शक्ति है जो हजारों साल पहले उस योद्धा के पास थी जिसने इस गांव को बनाया था, दुनियादारी सबसे अलग। नरसुर ने जोर से अपनी तलवार जमीन पर दे मारी। हमसे खेल हो गया है। हमने उस नील पत्थर को पाने से चूक गए। उसका चेहरा गुस्से से उबल रहा था। शिविर के बाहर आग की लपटों में लिपटे हुए शव पड़े हैं। अंश के पैर धूल और राख में लिपटे हैं और उसकी आंखों में ठंडी लेकिन तेज रोशनी है। उसके कंधे पर मिया बेहोश है लेकिन जिंदा। पुरानी औरत जो नील गुफा की संरक्षिका थी, दूर से उसे देख रही है। उसकी आंखों में संतोष और भय दोनों हैं। तू जाग गया है, वह बुदबुदाती है, पर क्या तू खुद को पहचान पाया है? अंश ने सुना नहीं, या सुना और अनसुना कर दिया। वह अब मिया को गांव की सुरक्षित दिशा में ले जा रहा था, लेकिन उसकी चाल में अब कोई डर नहीं था। वह जानता था कि वोमेरिक और नरसुर पीछे आने वाले हैं, और अब वह भागेगा नहीं। गांव के बीचों बीच वोमेरिक ने एक सैनिक को बुलाया। तुरंत सारे बचे हुए योद्धाओं को इकट्ठा करो, हम उसी क्षण रवाना होंगे। इस बार मैं खुद उसे मारूंगा।
नरसुर पीछे से बोला, नहीं, इस बार उसे मारना काफी नहीं होगा, हमें उसकी आत्मा को भी जकड़ना होगा। वो अब साधारण नहीं रहा, उसके भीतर नील पत्थर की शक्ति है। उसे जीवित पकड़ना पड़ेगा, या उसे उस गुफा में हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। वोमेरक ने आगे कहा। तारांकन, एक सुनसान पहाड़ी की ओट में अंश ने मिया को जमीन पर लिटाया। उसके शरीर पर कई घाव थे, लेकिन उसकी सांसें अब स्थिर थीं। अंश ने अपने जले हुए हाथों से उसके सिर को सहलाया। पहाड़ी से एक रास्ता गांव के बाहर जाता था, उसी रास्ते से अंश शिविर तक पहुंचा था और अब वापस पहाड़ी पर आ गया था। अब कुछ नहीं होगा, उसने धीरे से कहा, जैसे अपने आप से। तभी पीछे से हल्की आहट आए। वो आ रहे हैं, एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, एक लड़का जो जिंदा बच गया था। मैंने बाकी बचे बच्चों और औरतों को पहाड़ी गुफा में छुपा दिया है, लेकिन वोमेरक की नजरें तेज हैं। हमें कुछ बड़ा करना होगा, अंश ने धीरे से आंखें मूंदी। नीले पत्थर की शक्ति अभी भी उसकी नसों में घूम रही थी, लेकिन उसके अंदर कहीं एक दर्द भी था, अपने परिवार की मौत का दर्द, अपनी पहचान खोने का डर, और अब अपनी बहन को फिर से खो देने का भय। अब मैं वही बनूंगा जो मुझे बनना था, उसने धीरे से कहा। क्या? उस लड़के ने पूछा। इन सभी पापियों की मृत्यु। इधर वोमेरक और नरसुर अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहे थे। तारांकन, उनके घोड़े गरजते हुए चल रहे थे, तलवारें चमक रही थीं, और हवा में एक भयानक ऊर्जा तैर रही थी। नरसुर ने एक जादुई गोला हवा में उछाला, इस बार कोई छुप नहीं सकेगा, मैं इस पूरे इलाके को राख कर दूंगा। वोमेरक ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर कहा, जो सिपाही अंश को पकड़कर लाएगा, उसकी हर इच्छा पूरी की जाएगी। अंश तैयार है। तारांकन, वह अब पहाड़ी पर खड़ा है, नीले प्रकाश में चमकता हुआ। उसकी आंखों में शांति है, पर होठों पर एक दृढ़ता, जैसे वह जानता हो कि यह लड़ाई आखिरी नहीं, पर सबसे जरूरी है। आ जाओ, वह बुदबुदाया, इस बार भागूंगा नहीं, और इस बार कोई और नहीं मरेगा। नीले पत्थर की शक्ति से जगमगाते अंश की आंखें आसमान की तरह गहराई लिए हुए थीं। हवा अब स्थिर थी, लेकिन उसमें बिजली की एक अनदेखी लहर दौड़ रही थी। उसके चारों ओर चट्टानें कंपन कर रही थीं, और धरती पर उसके पैरों के नीचे से नीली रेखाएं फैल रही थीं, जैसे स्वयं पृथ्वी उसकी शक्ति को पहचान रही हो। सामने वोमेरक अपनी सेना के साथ खड़ा था। उसके विशाल शरीर पर काले कवच की चमक थी, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार भय की झलक थी। तो तू वही है, नीले पत्थर का उत्तराधिकारी? वोमेरक की आवाज अब गूंज नहीं रही थी, बल्कि थरथरा रही थी। अंश ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके होंठ सिले हुए थे, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं, न्याय, पीड़ा और आग की तरह जलती प्रतिज्ञा। नरसूर पीछे खड़ा था, अपनी आंखों में वही शैतानी चमक लिए। मत भूलो वोमेरक, वह फुसफुसाया, नील पत्थर की शक्ति कभी स्थायी नहीं होती, वो जितनी तेजी से जगती है, उतनी ही तेजी से बुझती भी है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युद्ध आरंभ हुआ। तारांकन, वोमेरक गरजते हुए अंश की ओर दौड़ा, उसकी तलवार से आग की लपटें निकल रही थीं। अंश ने अपनी हथेली उठाई और हवा में बिजली सी तनी, और वोमेरक की तलवार टकराते ही चटक गई। तारांकन धम्मा, तारांकन, दोनों के टकराव से जमीन कांप उठी। सैनिक इधर उधर गिरने लगे, पेड़ जल उठे, और आकाश में बिजली की धाराएं दौड़ने लगीं। तेरे जैसे बच्चों ने मुझसे लड़ने की सोची भी कैसे? वोमेरक चिल्लाया, उसकी बाईं आंख अब खून से भर चुकी थी। अंश का चेहरा शांत था। मैं बच्चा था जब तुमने मेरे परिवार को जलाया था, अब मैं वही हूं जो उस आग से निकला है। एक झटका और वोमेरक हवा में उछल गया। तारांकन, अंश की गति अब इंसानी नहीं थी। वह हवा में कूदकर वोमेरक के ऊपर से गुजरा, उसकी पीठ पर वार किया, और जमीन पर उतरते ही धरती फट गई। वोमेरक ने उठने की कोशिश की, लेकिन अंश की आंखों से निकलती नीली रोशनी ने उसे जड़ कर दिया। ये शक्ति, वोमेरक हौंफता हुआ बोला, ये तो वही शक्ति है जो उस समय के योद्धा के पास थी। अंश ने एक कदम और बढ़ाया, और अब मैं वही बन चुका हूं। तलवारें टकराईं, कवच टूटे, और दोनों फिर भिड़े। तारांकन, चारों तरफ मरे हुए सैनिकों के शव बिछ गए। नरसूर अब भी दूर खड़ा था, उसकी आंखें चौड़ी थीं। फिर एक तीखी चीख गूंजी, मिया की। अंश का ध्यान भंग हुआ। वोमेरक ने मौका देखकर एक जोरदार वार किया, जो अंश की छाती को चीरता चला गया। तारांकन, हाँ, तारांकन, अंश लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। उसकी आंखें अब जल रही थीं, सिर्फ रोशनी से नहीं, क्रोध से। उसने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए, और नील पत्थर की शक्ति उसकी हथेलियों से निकलकर वोमेरक की ओर बढ़ी। तारांकन, ये तुम्हारा अंत है। तारांकन, एक विस्फोट हुआ। नीली रोशनी ने सब कुछ ढांक लिया।
पेड़ उड़ गए, पत्थर टुकड़े हो गए और वोमेरक वह चीखता हुआ भस्म हो गया। तारानकन वोमेरक मर चुका था। तारानकन, सन्नाटा। अंश घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखों से रोशनी बुझ चुकी थी। नील पत्थर, वो बुदबुदाया, खत्म हो रहा है। उसकी हथेलियां अब जलने लगी थीं, जैसे कोई शक्ति उसके शरीर से निकल रही हो। उसने पीछे देखा, मिया अब होश में थी, लेकिन खड़ी नहीं हो पा रही थी। वह उसके पास जाने ही वाला था कि तभी तारानकन, अंश, तारानकन, एक परछाई झपकी। नरसूर। उसने बिजली जैसी गति से मिया को अपने हाथों में उठाया और हवा में कूद गया। तारानकन, मिया। तारानकन, अंश चीखा। अब तू बिना शक्ति के है। नरसूर की आवाज हवा में गूंज रही थी। अब तू क्या कर पाएगा? उसे छोड़ दे। अंश जमीन से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर अब थक चुका है। नहीं, नरसूर फुफकारता है, अब वो हमारे काम आएगी और तू देखता रह जाएगा। नील पत्थर की आखिरी नीली रेखा अंश की आंखों से बुझ चुकी थी। नरसूर मिया को लेकर अंधेरे में गायब हो चुका था, एक रहस्यमयी धुएं में। अंश वहीं घुटनों पर बैठा था। उसकी हथेलियों से राख उड़ रही थी। उसके चारों ओर सन्नाटा था और उसका दिल अब पहले से भी भारी। वोमेरक मारा गया था, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ था। तारानकन, अब एक नई शुरुआत होनी थी, एक बिना शक्ति के योद्धा की यात्रा, जो सिर्फ अपने संकल्प से अपनी बहन को ढूंढेगा। आगे जानने के लिए बने रहिए रिबर्थ डेमन टू ह्यूमन। एपिसोड 30, एक नई यात्रा की ओर। नील गुफा अब शांत थी। मलबा और राख की गंध अब भी हवा में तैर रही थी, लेकिन उसकी गहराई में एक नई हलचल जन्म ले चुकी थी। अंश, जो अब पहले जैसा नहीं रहा, धीरे धीरे बूढ़ी औरत की ओर बढ़ा। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा राख और खून से सना हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अब सवाल था, जागा हुआ, तीव्र। तुमने मुझे बचाया नहीं, अंश ने गुस्से और दर्द में डूबी आवाज में कहा, लेकिन अब जब मैंने खुद को बचा लिया है, तो बताओ, ये नील पत्थर आखिर है क्या? बूढ़ी औरत शांत थी कुछ क्षणों के लिए, फिर धीरे धीरे मुस्कुराए। उसकी आंखों में एक थकान थी, लेकिन उस थकान के पीछे एक गहराई भी थी। अब पूछ रहे हो जब आधा संसार जल चुका है, उसने कहा। ठीक है, सुनो। वो जमीन पर बैठ गई और एक टूटी हुई दीवार पर हाथ फेरा। वहां एक पुरानी धुंधली सी नक्काशी उभर आई, एक योद्धा तलवार लिए, उसके चारों ओर बिजली और आकाशीय ज्वाला की लहरें। ये वही है, वो योद्धा, बूढ़ी औरत बोली। एक जमाने में उसने नील संतुलन की सारी सीमाएं पार कर दी थीं। वो एक रैंक लेजेंडर योद्धा था, ऐसा योद्धा जो बूढ़ा होने के बाद खुद अपनी शक्ति से पत्थर बन गया। और वही पत्थर है ये नील पत्थर। जब वह मरा तो उसकी आत्मा की शक्ति इस पत्थर में बंध गई। अंश स्तब्ध रह गया। तो अभी तक मैं उसी की शक्ति इस्तेमाल कर रहा था। हाँ, उसने सिर हिलाया। वो शक्ति तुम्हारी नहीं थी, तुम बस उसका वाहक थे। उसकी यादें, उसका आवेश तुम्हारे भीतर बह रहा था। लेकिन जब तुमने वार्मर को हराया, वो शक्ति पूरी तरह जल गई। अब नील पत्थर एक निष्क्रिय खोल है। अंश की मुट्ठियां भींच गईं। तो अब मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं, वह बोली, अब तुम्हारे पास सब कुछ है। वो मुस्कुराई, जैसे कोई गहरा रहस्य खोल रही हो। उस योद्धा की शक्ति ने तुम्हारे अंदर के शक्तियों के चक्र खोल दिए हैं। वो ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर बंद थी, अब जाग चुकी है। तुम्हारे शरीर में अब अपनी शक्ति उगने को तैयार है। मगर, अंश ने पूछा। मगर तुम्हें खुद को ट्रेन करना होगा, साधना करनी होगी, अभ्यास, नियंत्रण। ये शक्ति यूं ही नहीं आएगी। और याद रखो, तुम इस गांव के हो। ये गांव वर्षों से शक्तियों से कटा हुआ रहा है। यहाँ के लोगों ने शक्ति को त्याग दिया था, डर के कारण। इसलिए यहाँ के लोगों में शक्ति नहीं है, और उनमें से एक तुम भी हो। अंश की नजर अपने हाथों की तरफ गई, जिनमें अब कोई आभा नहीं थी। कुछ भी नहीं, पर भीतर कुछ था, कुछ धड़क रहा था। तो क्या मुझे गांव छोड़ना होगा, ताकि मैं अपनी शक्तियां बढ़ा सकूं? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और आकाश की ओर देखा। हाँ, उसने धीरे से कहा, ये गांव अब तुम्हारे लिए छोटा है। तुम्हें एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी, जहां शक्ति सिखाई जाती है। जहां लोग नील, रक्त, आभा और शून्य शक्तियों के चक्र को पहचानते हैं। ऐसी जगहें हैं? अंश ने पूछा। है, औरत बोली, लेकिन छुपी हुई हैं। ज्यादातर लोग जो इस गांव में हैं वो उन्हें अफवाह मानते हैं। लेकिन इसमें इन गांव वालों की भी गली नहीं है, बेचारे वह लोग कभी इस जगह से बाहर ही नहीं निकले। लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें इस गांव से बाहर जाना चाहिए। अंश ने धीरे धीरे उठना शुरू किया, उसकी चाल अब भी धीमी थी, लेकिन उसकी पीठ सीधी थी। कहाँ जाऊं? इस गांव से बाहर जाओ और जंगल को पार करो। ये जंगल ही इस गांव को सबसे अलग रख पाया है, और यह जंगल बहुत बड़ा है, औरत ने जवाब दिया।
जंगल से निकलते ही तुम्हें काफी सारे शहर मिलेंगे, वहां से शुरू करना। और याद रखना, हर दरवाजा जवाब नहीं देगा जब तक तुम्हारा सवाल सच्चा न हो। इसके बाद अंश ने उस बूढ़ी औरत से अलविदा कहा और वहां से आगे बढ़ गया। गांव की ओर लौटते हुए अंश ने चारों ओर देखा। गांव के लोग जो बच गए थे अब भी शोक में डूबे थे। जले हुए घर, खाली निगाहें और बच्चों की खामोश चीखें। मिया, अंश की आंखों में बहन की झलक कौंध गई। उसका चेहरा, उसकी आंखों में दर्द, और अब वह नजर नहीं आ रही थी। नरासुर उसे ले गया था। मैं आ रहा हूं मिया, अंश ने दांत भींचते हुए कहा। गांव के चौराहे पर वह कुछ देर रुका। कुछ लोग उसे देख रहे थे, कुछ सम्मान से, कुछ डर से और कुछ अजीब दूरी से। बूढ़ा हरगोविंद सामने आया। बेटा, तू अब क्या करेगा? अंश ने एक लंबी सांस ली। मैं गांव छोड़ रहा हूं, उसने कहा। कहाँ जाएगा? जहां मुझे अपनी शक्ति मिल सके, जहां मैं अपने लोगों को बचाने लायक बन सकूं। हरगोविंद ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। तो जा, लेकिन जब लौटे तो इस राख से जीवन खड़ा करना। अंश ने सिर हिलाया। तारांकन। अगली सुबह अंश ने एक छोटा थैला बांधा। उसमें कुछ सूखे फल, पानी और माँ की एक पुरानी ओढ़नी थी। उसने गांव के पश्चिमी द्वार की ओर देखा। वहां एक टूटी हुई लकड़ी की मूरत खड़ी थी, पुराना प्रहरी, अब लाचार। वो मुड़ा और आखिरी बार गुफा की ओर देखा। बूढ़ी औरत अब दिख नहीं रही थी। गुफा का द्वार अब फिर से चट्टानों में छिप गया था। अंश ने अपने अंदर गहराई से महसूस किया। कोई शक्ति नहीं, लेकिन एक चिंगारी जरूर थी। एक शांत, नीली चिंगारी। और वह चल पड़ा, जंगल की ओर और नई जगह की ओर, जहां शायद उसे फिर से खुद को खोजना था। स्माइलिंग फेस। अंश अपने गांव से बाहर निकल आया और उनसे अपने समाने एक बड़ा सा जंगल दिखता पाया। वह कई बार अपने पिता के साथ यहाँ आया था। बेटा अंश, आगे मत जाना, इस जंगल में काफी खतरनाक जानवर हैं, अंश के पिता ने कहा। यह अंश की यादें थी जो इस जंगल को देखकर उसके आंखों के समाने चलने लगी। इस समय अंश की आंखें से आंसू निकल रहे थे। जंगल का द्वार जैसे एक जादुई पर्दा था, बाहर से हरा, भीतर से रहस्यमयी। अंश ने जैसे ही अपने पांव उसमें रखा, धूप का रंग बदल गया। पेड़ों की शाखाएं ऊंची थीं, लेकिन वे सूरज की किरणों को जमीन तक पहुंचने नहीं दे रही थीं। हर पत्ता जैसे अलग दी डरावनी आवाज निकाल रहे थे। अंश ने मुट्ठी भींच ली। उसके थैले में बस कुछ सूखे फल, पानी और माँ की ओढ़नी थी। पीठ पर छाया था शोक, लेकिन आंखों में जिद। पहले दिन की यात्रा आसान नहीं थी। पेड़ों की जड़ें रास्ता रोकती थीं, कांटेदार झाड़ियों ने उसकी टांगें खरोंच डाली, लेकिन वह बढ़ता रहा। दोपहर तक उसे पहली बार किसी खतरे की झलक मिली, एक विशाल काले रंग का भालू। भालू ने उसे देखा। उसकी आंखों में भूख थी। अंश पलकें झपकाना भूल गया। उसने पत्थर उठाया, पेड़ की आड़ ली और सांसें रोकी। भालू कुछ देर सूंघता रहा, फिर किसी और गंध की ओर मुड़ गया। अंश वहीं बैठा रहा, पसीने में भीगा हुआ, लेकिन बच गया। रात को उसने एक बड़ी जड़ के नीचे ठिकाना बनाया। ओढ़नी से खुद को ढांका, लेकिन नींद आई नहीं। जंगल की आवाजें, उल्लू, पत्तों की सरसराहट और कभी कभी कोई चीख उसे अपने घर की चुप्पी की याद दिलाती रही। योजक चिन्ह। दूसरा दिन। सुबह होते ही अंश ने चलना शुरू किया, लेकिन भूख ने अब दस्तक देना शुरू कर दिया था। सूखे फल खत्म हो चुके थे। पानी की बोतल भी आधी रह गई थी। उसे एक पेड़ पर बेर जैसे फल दिखे। उसने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिसल गया। घुटना छिल गया, खून बहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर से चढ़ा, इस बार गिरते गिरते फल तोड़ लाया। अभी उसने 2 फल खाए ही थे कि झाड़ियों से आवाज आई, जैसे कुछ सरक रहा हो। अंश ने झट थैला उठाया और दौड़ लगा दी। पीछे से एक सांप की फुफकार सुनाई दी, लंबा, सलेटी रंग का सांप, जो शायद उसी फल पर नजर गड़ाए बैठा था। अंश भागता गया तब तक, जब तक कि सांसें टूटने को न हो आईं। एक बार फिर बच गया। दूसरे दिन की रात उसने एक झरने के किनारे डेरा डाला। पानी पिया, घाव धोया। आसमान साफ था और उसने तारों को देखा। माँ कहा करती थी, हर तारा एक रक्षक है, बस उन्हें पहचानने की देर है। उसने खुद से कहा, मुझे अपना तारा ढूंढना है। योजक चिन्ह। तीसरा दिन। सुबह उसकी आंखें किसी गरज से खुली, जैसे कोई बड़ा जानवर झरने से पानी पी रहा हो। उसने चुपके से झांका, एक तेंदुआ। अंश ने सांसें रोक ली, ओढ़नी से खुद को छिपाया और चुपचाप रेंगते हुए झाड़ियों में घुस गया। उसे महसूस हुआ कि अब तक उसने जितना दर्द देखा था, उससे ज्यादा अब जंगल में है, लेकिन ये दर्द उसे मजबूत कर रहा था। उसने तीसरे दिन एक गुफा जैसी जगह में विश्राम किया। वहां उसे दीवारों पर कुछ उकेरे हुए चिन्ह दिखे, एक योद्धा, एक वृक्ष और एक तारा। ये वही नक्काशी थी जैसी नील गुफा में देखी थी।
क्या ये सब जुड़ा हुआ है? उसने बुदबुदाते हुए खुद से पूछा। योजक चिन्ह। चौथा दिन। आज उसकी चाल थोड़ी तेज थी। भूख, दर्द और डर अब उसकी आदत बन चुके थे। लेकिन आज उसे एक आवाज सुनाई दी, इंसानी आवाज। वह रुका, छिप गया। कुछ लोग गुजर रहे थे, कपड़े फटे हुए, आंखों में पागलपन। शायद किसी युद्ध के बचे हुए सैनिक या लुटेरे। उन्होंने एक मरा जानवर काटा और वहीं खाने लगे। अंश कांप गया। उसने उन्हें पास से गुजरते हुए देखा, फिर धीरे धीरे दूसरी दिशा में चल पड़ा। आज उसने सीखा, इस जंगल में जानवरों से ज्यादा खतरनाक इंसान भी हो सकते हैं। योजक चिन्ह। पांचवां दिन। सुबह होते ही बारिश शुरू हो गई। पेड़ झुक गए, रास्ते मिट्टी में बदल गए। अंश की चाल धीमी हो गई। फिसलता, गिरता, उठता, लेकिन रुका नहीं। आज उसे दूर से धुएं की रेखा दिखी। कोई बस्ती। उसके मन में आशा जागी। वह भागा, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा, वह कोई बस्ती नहीं थी, बस एक जलता हुआ पेड़। उसके पास कोई बैठा था, एक वृद्ध महिला, जिसे देखकर उसका दिल धक से रह गया। वो बूढ़ी औरत नहीं थी जो गुफा में थी, लेकिन उसकी आंखें वैसी ही थीं। तुम अंश हो? उस स्त्री ने बिना देखे ही पूछा। हाँ, अंश ने जवाब दिया। तो देर हो चुकी है, उसने कहा। तुम्हें सही रास्ता चुनना होगा। क्या? अंश ने पूछा। तुम अगर ऐसे ही चलते रहे तो इस जंगल में भटकते रहोगे, तुम्हें सही दिशा में जाना होगा। अंश कुछ समझ नहीं पाया। वृद्धा ने अपनी माला पकड़े हुए एक रास्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, उस दिशा में जाओ, वह रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। और हाँ, हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना, तुम्हारा सफर आगे काफी कठिन होने वाला है बच्चे। अंश ने ठीक है कहा और सिर झुकाया और वहां से निकल पड़ा। योजक चिन्ह। रात को उसने अपनी माँ की ओढ़नी को सीने से लगाया। मैं अब बदल गया हूँ माँ, उसने कहा। अब डर नहीं लगता, अब सिर्फ मियाँ की आंखें याद आती हैं। और मैं उसे वापस लाऊंगा, किसी भी कीमत पर। झील की सतह पर चांद की परछाई थी और अंश की आंखों में फिर वही नीली चिंगारी चमक रही थी। क्या अंश सही सलामत इस जंगल को पार कर पाएगा? जानने के लिए बने रहिए रीबर्थ डेमन टू ह्यूमन के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।